Hello everyone. So today we are going to discuss the chapter number 5, that is marketing environment. So let's continue. So first of all, the definition. So it refers to all the external factors and forces that affect a firm's ability to develop and maintain successful transaction relationship with the target customer. क्या बोल रहे हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है कि वो सारे एक्सटर्नल फोर्स और फैक्टर्स होते हैं जो एक फर्म की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से वो एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं अपने टारगेट कस्टमर के साथ। उस रिलेशन को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन सबको वो सारे एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट में आते हैं। नाउ एक्सटर्नल फोर्स विच कॉन्स्टिट्यूट द अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। अब कुछ जो अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट है वो दो तरह के हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। अब हम ये देखेंगे कि हमने भी पीछे पढ़ा कि अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट में दो इन्वायरमेंट है, तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में डिफरेंस क्या है। कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट वो फोर्सेज होती हैं दैट कैन बी कंट्रोल टू द लार्ज एक्सटेंट बाय मैनेजमेंट, जिन्हें मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इसमें 4 पीस आती हैं जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़े। दूसरा टॉप मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, ये आता है। अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट वो फोर्सेज होती हैं जो फर्म की पॉलिसी, उसकी स्ट्रैटेजी पे तो अफेक्ट करती हैं बट वो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने एक इमेज अटैच किया, आप समझ सकते हो कि व्हाट आर द मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। नाउ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब सबको पता है कि जो फर्म का एक इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो अनकंट्रोलेबल है, तो वो बहुत ही डायनेमिक और अनसर्टेन है। सो फर्म को अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए सिस्टमैटिकली मॉनिटर करना पड़ता है जो भी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी होता है। मतलब बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस जो होता है ना, जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखते हैं, दैट इज कम इनटू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। Now the importance of marketing environment. First, identification of opportunity to get the first mover advantage. अपॉर्चुनिटी रेफर करते हैं कि हमारा फेवरेबल और पॉजिटिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमें फर्म को हेल्प करते हैं कि वो अपना बिजनेस इंक्रीज करे। सो बाय ऑब्जर्विंग अ चेंज इन अ एनवायरमेंट, द इंटरप्राइज कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड डिजाइन ए स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी सबसे पहले देख ली और आपने उसको सबसे पहले ग्रैब किया, मतलब उस पर काम किया। जैसे कि हीरो होंडा हैज़ टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन 1990। अब सेकेंड, द बेनिफिट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। मतलब जो भी थ्रेट हमारे आ रहे हैं उसके लिए हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल जो होता है वो इन्वायरमेंटल मार्केटिंग इन्वायरमेंट से पता चलता है। जैसे कि थ्रेट रेफर्स टू नेगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट लाइकली टू क्रिएट अ हर्डल टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया मार्केट, firm find that an MNC is entering the Indian market with new substitute. This should work as a warning signal for the Indian firm. अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लो इंडिया मार्केट में MNC आई थी। सो क्योंकि इंडिया मार्केट में जब MNC एंटर करी ना, तो इंडियन मार्केट्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल था कि वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के साथ आ रही है, तो हो सकता है कि उनके जो कस्टमर है वो दूसरे के पास चले जाएँ। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ब्रिंग अ न्यू इकोनॉमी मॉडल इन 2008 वॉज अ वार्निंग सिग्नल फॉर मारुति सुजुकी. Next, sensitization of management to cope with the rapid change. By keeping watch on the changes, firm can change its policy according to requirement. अगर हम environment पे ध्यान रखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या changes आ रहे हैं, और environment dynamic है, so हम सारे changes को observe करके अपनी policy भी change कर सकते हैं. For example, Reliance Industry always formulated strategy to avail opportunity in a emerging environment. दूसरा, image building. It come up with a new product or service to meet the requirement of customer. इमेज बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने देख लिया क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, तो आप एक नए प्रोडक्ट के साथ आए हैं ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की आप फुलफिल कर सको। इट विल बिल्ड द इमेज और रेपुटेशन ऑफ फर्म इन आई ऑफ कस्टमर। अब इससे क्या होगा कि आपने कस्टमर की जो नीड है उसको रिकोगनाइज करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इससे आपकी जो इमेज है ना वो अच्छे से बनेगी कस्टमर के आई में। जैसे कि LG वॉज एबल टू एनहांस इज ब्रांड इमेज इन इंडियन मार्केट इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कि LG ने बहुत कम टाइम में इंडिया मार्केट में अपनी अच्छी इमेज बना लिया। नाउ द कंटिन्यूस लर्निंग। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ना कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। आपने एक बार स्ट्रैटेजी बनाई, लेटर ऑन आपने देखा कि कुछ चेंजेस आ गए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो आपको उन पर ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो मैनेजर नीड टू कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट चेंजेस एंड एक्ट ऑन द बेस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। नाउ द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है, एक फर्म की जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। इट इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस में तो हमारा टॉप मैनेजमेंट, उसका प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल और ये आ गए। और एक्सटर्नल में हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट में आ गया हमारा सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी, कॉम्पिटिटर्स। मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आप देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा।
Next is company. Marketing management are influenced by the company such as top management etc. Top management set the benchmark for a marketing management team और जितने भी मार्केटिंग डिसीजन होते हैं वो विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट लिए जाते हैं. मतलब कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना उससे कंपनी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जो भी चीज़ें सेट करता है सारी कंपनी उसके अकॉर्डिंग चलती है. दूसरा सप्लायर. सप्लायर कौन होता है? वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के लिए फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस. और वट एवर द प्रोडक्ट परचेज बाय द मार्केटिंग फर्म अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन अ सप्लायर इन्वायरमेंट कैन हैव अ इमीडिएट एंड पोटेंशियल इफेक्ट. अगर सप्लायर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो फर्म पे बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्योंकि सप्लायर जो होता है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी. मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करते हैं कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में फ्रीली गुड्स फ्लो हों. नेक्स्ट द कस्टमर. कस्टमर जो होता है वो तो मेन एक्टर ही होता है माइक्रो इन्वायरमेंट के क्योंकि फर्म का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेल होता है और हम डायरेक्टली कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड बिहेवियर मोटिव ऑफ अ कस्टमर टू डिलीवर देम ए मैक्सिमम वैल्यू. नेक्स्ट द कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर इट रेफर्स टू दोज बिजनेस फर्म विच ट्राई टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड बेटर देन अस. मतलब कॉम्पिटिटर का मतलब वो होता है कि वो सेम प्रोडक्ट्स को मतलब सेम नीड वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कस्टमर की लेकिन हमसे बेटर. सो मार्केटिंग डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पॉलिसी और प्राइस से. देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर. पहले होते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जैसे एलजी और सैमसंग. वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है क्योंकि वो सेम चीज़ें बेच रहे हैं लाइक टीवी फ्रिज वगैरह. दूसरे हैविंग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं जिनका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होता है जैसे टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटर होगी कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्योंकि वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है. नेक्स्ट इज अमंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लिमिटेड परचेसिंग पावर. सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कॉम्पिटिशन चलता है क्योंकि एक जो कस्टमर है उसका लिमिटेड परचेसिंग पावर है. पैसे तो उसके पास उतने ही है ना. अब वो उससे जाके एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले या एक चाय की पत्ती ख़रीद ले या कुछ भी ख़रीद ले मतलब उसका इनकम पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट द पब्लिक. इट मीन एनी ग्रुप दैट हैज़ अ एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट टू द कंपनीज एपिलॉटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. पब्लिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा ग्रुप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इफ़ेक्ट कर सकती है कंपनी को. अब इसमें एनजीओज भी हो सकता है कोई. Next, the macro environment. Macro environment consists of forces that are external to the firm's activity and do not influence the firm directly, but these are the forces that affect the firm ability to make it to market its product effectively in an indirect manner. मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो फर्म को डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता है लेकिन वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और इसका ज़्यादा मतलब फॉर्म करना ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होता है इस पर. अब इसमें क्या आता है डेमोग्राफिक कल्चर पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल ये सारी चीज़ें आती है. दे आर अनकंट्रोलेबल एज मैनेजमेंट ऑफ फर्म हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर दिस फैक्टर्स. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ साइज डेंसिटी लोकेशन जेंडर एज race, literacy, occupation and other stat. It deal with the people who constitute the market for a company product. मतलब कंपनी के प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो कैसे लोग हैं उससे ये फ़र्क पता है. डेमोग्राफिक फीचर्स रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सेक्स रेशियो ग्रुप आर इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंट्री पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ ओल्ड पीपल देयर विल बी डिमांड ऑफ मेडिसिन वेलनेस प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग. मतलब मैंने इसे एग्जाम्पल देकर समझाया कि अगर एक कंट्री में ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड जो होगी वो ओल्ड जैसे कपड़े होते हैं वैसे लुक के कपड़ों की होगी मेडिसिन वेलनेस की ज़्यादा होगी. अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है तो वेस्टर्न स्टाइल की ज़्यादा मतलब डिमांड होगी. सो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं. Next is economic environment. Economic environment consists of those factors and forces that influence the consumer purchasing power, spending patterns, and firms market strategy. अब इन्वायरमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस साइकिल की वजह से. बिजनेस साइकिल में 3 फेज होते हैं प्रोस्पैरिटी रिसेशन रिकवरी. एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे इन्फ्लेशन प्रोडक्टिविटी जिनका प्राइस और इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर प्रोस्पैरिटी का फेज़ है तो इनकम ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस किया जाएगा. बट अगर रिसेशन और रिकवरी का है तो इनकम कम होगी और प्रोडक्ट भी कम परचेस किया जाएगा. Next is natural or physical environment. In modern industry has led to the high economic growth, but at the cost of deterioration of environment of pollution, air pollution, noise pollution, etc. अब सबको पता है कि सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर ली है लेकिन इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया. एंड ड्यू टू दिस इम्पेसिस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म हैज़ प्लेस. अब इसी की वजह से जो फर्म है उन पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है. एंड नाउ द मार्केटर हैज़ टू कैलकुलेट द सोशल नेट प्रॉफिटेबल मतलब सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट टू इज वेंचर. अगर आप
कोई भी एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके साथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट के साथ आप सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट करोगे, और वो कैसे करोगे कि आप इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा दे रहे हो माइनस इन्वायरमेंट पे कितनी कॉस्ट लग रहे हो। तो इसी वजह से इको मार्क आया है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। सो द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कौन से स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है वेरियस एरियाज़ में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ही हाई पेस पे चेंज होती है, और एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है ना उसको शॉर्टन करने का जो पोटेंशियल है वो टेक्नोलॉजी रखती है। मतलब अभी जो है एक नया मोबाइल फ़ोन आया, बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, तो जिसकी वजह से अगर नया मोबाइल फ़ोन आ गया तो पिछले वाले जो प्रोडक्ट है उसको कम लोग परचेस करेंगे। जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, लाइक वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ऑनलाइन टीचिंग, OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ग्रो करे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नाउ द पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, इट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क इन विच द फर्म इज टू फंक्शन। एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर फर्म को वर्क करना होता है। Political legal framework of the country are influenced by the political organization, political stability, government intervention of business, constitution provision affect the business, foreign policy, etc. अब एक जो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है ना, इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से वर्क करता है। और जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हमारी हैं, और हमारे कोर्ट के डिसीजन आते हैं, वो सब भी इसी वाले। फॉर एग्जाम्पल कि कोका कोला वॉज डिसकंटिन्यू इन इंडिया इन लेट 17 बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ MNC, क्योंकि 17th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने MNC की ग्रोथ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो कोका कोला उस टाइम पर डिसकंटिन्यू हो गई थी। Next, the show culture environment. It help a firm to understand the consumption pattern and buying behavior of the people. अब culture और social environment और जो culture होता है लोगों का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फर्म की जो डिमांड, प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है। सो ये फर्म को हेल्प करते हैं कि वो कंजम्पशन पैटर्न और बाइंग बिहेवियर लोगों का समझ सके। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि कास्ट स्ट्रक्चर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कस्टमर कन्वेंशन एक्सेट्रा माइट हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। जैसे कि जो नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिमांड डिपेंड करते हैं कि लोगों का एटीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, कस्टम क्या है। अब अगर कोई एक जगह है, जैसे नॉर्थ में साड़ी ज़्यादा प्रीफर की जाती है, साउथ में या वेस्ट में चले जाओ तो उधर कुछ और ट्रेडिशन चलता है। तो अकॉर्डिंग टू द एरिया आपके जो क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड चेंज होती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड कल्चर फैक्ट। स्ट्रैटेजी टू डील विद द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट इतना बड़ा है, इतनी सारी चेंजेस हो रही है, इससे डील करने के लिए ना अपना वेरियस स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला, एंटिसिपेटिंग एंड एनालाइजिंग। सबसे पहला काम तो यही है कि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो एंटिसिपेट करे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, और उन्हें अडॉप्ट करे और उनके अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजी हैं, वो वैसे ही बनाए। दूसरा, स्मूथिंग एंड लिविंग। दिस स्ट्रैटेजी एम फॉर स्मूथिंग द सेल्स थ्रू आउट द ईयर। इसका एम क्या होता है कि जो सेल्स है वो स्मूथ रहे थ्रू आउट द ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि अभी सीज़न चल रहा है तो बहुत अच्छी सेल हो रही है, फिर उसके बाद सीज़न ख़त्म हो गया तो सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ लो डिमांड एन ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर अ हाई रिडक्शन price reduction, and during a peak season they can charge a premium price to cover the रिकवर द कॉस्ट। मतलब ये कह रहा है कि अगर लो डिमांड है तो उस टाइम पे आप क्या करो कि प्राइस रिड्यूस कर दो, ऑफर प्राइस दे दो, और जब पीक सीजन है तो आप ना ज़्यादा प्राइस उनसे ले लो, जिससे आपका क्या होगा कि जो सेल है वो तो स्मूथ रहेगी, और आपको जो प्राइस रिडक्शन की वजह से जो आपका लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा। थर्ड इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज द फर्म में यूज़ अ कॉम्पिटेटिव एडवर्टीजमेंट। अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने के लिए आप कॉम्पिटेटिव एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे पेप्सी, कोका कोला यूज़ करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टेक प्लेस करते हैं वेरी फास्ट पेस पे, सो फर्म इसकी एडवांटेज ले सकता है अडॉप्ट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर। Many companies enter into the joint venture with the foreign MNC in order to supply with the latest technology. कई कंपनी क्या करती है कि वो ज्वाइन हो जाती हैं फॉरेन MNC के साथ, मतलब उनके साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब उन्हें मिल सके। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स लिख के आओगे तो टीचर बहुत इंप्रेस होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा एंटर्ड विद अ जॉइंट वेंचर विद द फोर्ड एंड सील्स with Honda. Next is diversification. Many companies diversify in order to get their strength in their position in the market. अब बहुत सारी कंपनी क्या करती है, डिवर्सिफाइड कर लेती है। डिवर्सिफाइड का मतलब है कि अभी वो किसी एक सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कोई कपड़े बेच रहा है अभी, फिर वो डिवर्सिफाई करके क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बेचना शुरू कर देगा। और रिलायंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपने अभी उसने डिवर्सिफाई किया टेक्सटाइल में, फाइनेंसिंग, इन्फॉर्मेशन में।